बच्चों, हम लोग क्लास 10 के भौतिक भूगोल में पृथ्वी की बाहरी प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल रूप पार्ट 1 जो है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग अपरदन का जो प्रमुख कारक है या समतल स्थापन में जो कार्य करते हैं प्रमुख कारकों में नदी के कार्य को हम लोग देखेंगे। नदी यानी भूतल पर स्वतंत्र रूप से जो जल प्रवाहित होती है पृथ्वी के ढाल के अनुसार, उसी को हम लोग नदी कहते हैं। तो नदी जो है भूपटल पर समतल स्थापन शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। धरातल पर होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, नदी जो है उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। वो कार्य वो 3 तरीके से करती है: अपक्षरण यानी अपरदन के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा। इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अपक्षरण यानी इरोजन, यानी नदी की धारा जब चलती है या नदी जब पानी बहता हुआ जाता है तो अपनी तली को और तटों को यानी नीचे के भाग को भी और किनारे दोनों को ही काटने का काम करती है। इसी कटाव की क्रिया को ही हम लोग अपक्षरण या अपरदन कहते हैं। इसमें नदी के जल का वेग जितना अधिक होगा कटाव भी उतना अधिक होगा, यानी तेज जितनी धारा जाएगी उतना ही। जैसे आप एक मग पानी को अगर फर्श पे डाल दे धीरे से तो वो उतना धूल या गंदगी को बहाकर नहीं ले जाएगा, लेकिन वहीं एक बाल्टी जल जो है आप थोड़े शक्ति के साथ फेंके या थोड़ा ज़्यादा फेंके तो देखोगे कि गंदगी ज़्यादा आसानी से धुल गया है। यानी कि नदी का वेग जितना ज़्यादा होगा अपक्षरण की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नदी के वेग को अगर हम लोग दुगुना कर दें तो वो चौगुनी शक्ति से अपरदन का कार्य करती है, तली को भी और किनारों को भी। तो अपरदन की जो क्रिया है यानी कटाव की जो क्रिया करती है वो किस प्रकार से करती है? देखें, जलगतिक क्रिया के द्वारा, हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा। नदी का जल जब आगे जाता तो धक्का लगता है पानी के कारण उसकी तली में भी और किनारों पे, जिसके कारण चट्टानें टूटने लगती है और अपने साथ उनको बहाकर ले जाती है। उसको ही हम लोग जल गति की क्रिया कहते हैं। यानी कि पानी को काटने की जो शक्ति होती है धक्के के द्वारा, उसको हम लोग जल गति की क्रिया कहते हैं। दूसरा है अपघर्षण, एबर्शन या कोरेशन। इसमें नदी में बहने वाले जो कंकड़ पत्थर रहते हैं कि जो टुकड़े रहते हैं वो एक ड्रिल मशीन की तरह कार्य करते हैं। उसमें पानी में जो घुले हुए कंकड़ पत्थर हैं वो पानी के वेग के साथ घुलते रहते हैं और नीचे के किनारों को और तली को दोनों को काटने का काम करती है, जैसे ड्रिल मशीन करती है बिल्कुल वैसे ही। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग अपघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण यानी कि जो जल के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं उनके कारण जो चट्टानें टूट फूट होती है उसको हम लोग सन्निघर्षण कहते हैं। और चौथी क्रिया है रासायनिक विधि, कोरेशन। जल को यूनिवर्सल डिसॉल्वर कहा जाता है, यानी कि वो हर चीज़ को अपने अंदर घोल लेती है या फिर घोलने की इसमें क्षमता रहती है जल के अंतर्गत। तो जिसके कारण कार्बोनेशन की क्रिया के द्वारा या रासायनिक विधि से जल में चूना या कैल्शियम युक्त जो चट्टानें रहती है उनके साथ घुलकर बहाकर वो जो ले जाती है उसी को हम लोग रासायनिक विधि कहते हैं। यानी अपक्षरण की जो शक्ति होती है वो 4 प्रकार से कार्य करती है: जल गति की क्रिया के द्वारा, अपघर्षण के द्वारा, सन्निघर्षण के द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा। दूसरी क्रिया है परिवहन या स्थानांतरण। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों को बहाकर ले जाने की जो शक्ति होती है उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं या फिर स्थानांतरण कहते हैं। जो अपक्षरण के द्वारा नदी ने कटाव छटाव किया था अपनी तली में और किनारों पर, उनको जो बहाकर ले जाती है वो स्थानांतरण है। तो परिवहन की शक्ति जो है नदी के वेग के ऊपर डिपेंड करती है। यदि नदी के वेग को दुगना कर दें तो परिवहन की क्षमता जो है 64 गुना हो जाती, जो कि 6वें घात का नियम या 6th पावर जो लॉ है उसके अनुसार। यानी कि परिवहन की शक्ति उसकी गति के ऊपर डिपेंड करती है। गति जितनी तेज होगी परिवहन भी उतना ही अधिक होगा। अब परिवहन का कार्य वो किस प्रकार से करती है, इसको भी वो 4 तरीके से अपने साथ बहाकर ले जाती है। पहला है कर्षण की क्रिया के द्वारा, जिसमें भारी पदार्थ जो रहते हैं, बड़े बड़े जो टुकड़े रहते हैं,
नदी की तली पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उत्परिवर्तन की क्रिया, इसमें चट्टानों के टुकड़े जो अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं वो जलकण में नदी के साथ उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बड़े भारी हैं तो पानी की तली में लुढ़कते हुए जा रहे हैं, इसमें उत्परिवर्तन में वो उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं। तीसरी क्रिया है लटकन, सस्पेंशन। इसमें अत्यंत महीन कण जो टुकड़े रहते हैं जल में लटकते हुए धारा के साथ साथ दूर तक वो जाते रहते हैं। पानी में कभी तली की तरफ कभी ऊपर की तरफ जल की गति के अनुसार वो गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उसी के द्वारा जो है आपका अपघर्षण की क्रिया होती है, जैसे आप लोगों को बताया था ड्रिल मशीन जैसे काम करती है उस प्रकार से। घोलक, इसमें जो है घुलनशील पदार्थ जो रहते हैं जैसे चूना युक्त या कार्बन युक्त जो पदार्थ रहते हैं वो घुल जाते हैं जल के साथ और उनके साथ मिलकर वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण जल जो है पानी का कलर डार्क ब्राउन सा दिखता है हमें, हल्के मिट्टी के कण वगैरह उसमें मिले हुए रहते हैं। उस तरीके से परिवहन की क्रिया होती है। और नदी का जो तीसरा कार्य है वह निक्षेपण की क्रिया यानी डिपोजिशन। अपने साथ जो वो कंकड़ पत्थरों को काट कर छाँट कर लाई थी उन सभी को वो जो है समुद्र में जमा कर देती या फिर अपने मुहाने पर। इस क्रिया को ही हम लोग निक्षेपण कहते हैं, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। यानी नदी का जो कार्य है वो 3 प्रकार से के कार्य करती है, अपर्दन के द्वारा, स्थानांतरण या परिवहन के द्वारा और है निक्षेपण की क्रिया द्वारा। नदी के कार्य या उसके मार्ग को देखें तो एक जो आदर्श नदी रहती है उसको हम लोग 3 भाग कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा घाटी की रचना कैसे करती है वो देख लें। यानी कि नदी जो अपने 3 भागों में जो बांट कर चलती है, यानी पर्वतीय भाग में, मैदानी भाग में और डेल्टाई भाग में, इसके कारण वो जो है घाटी का निर्माण करती है। अगर इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखें तो नदी जब अपनी प्रथम अवस्था यानी पर्वतीय भाग में रहती जहाँ से उसका उद्गम होता है उस समय उसमें अपक्षरण और परिवहन की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी काटने की क्रिया और अपने साथ बहाकर ले जाने की क्रिया अधिक करती है। इस समय घाटी की जो है गहराई अधिक होती है, यानी घाटी नीचे की तरफ कटने का काम अधिक करती है। किनारे उतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं बल्कि गहराई अधिक बढ़ती जाती है पर्वतीय भाग में, क्योंकि इस समय नदी की गति बहुत ज़्यादा होती है। नदी का वेग जितना अधिक होगा उसकी अपक्षरण या कटाव की क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। जब वो अपने मैदानी भाग में आ जाती है, यानी कि जब पहाड़ी ऊंचे ढलानों से समतल भाग में जब आती है उस समय नदी की वेग जो है अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण अब परिवहन और निक्षेपण का कार्य बढ़ जाता है और कटाव की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे घाटी जो है अब चौड़ी होनी शुरू होती है। नीचे गहराई की जगह दोनों किनारे या पार्श्व जो हैं वो अधिक कटते हैं, जिसके कारण किनारे जो हैं चौड़े होते जाते हैं, यानी घाटी की अब चौड़ाई अधिक होने लगती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तीसरा भाग है उसका डेल्टाई भाग, जहाँ पे कि निक्षेपण की क्रिया होती है। इस समय नदी का वेग बिल्कुल कम हो जाता है, वो समुद्र से मिलने के स्थान पर रहती है। नदी में अवसाद बहुत अधिक हो जाते हैं परिवहन के करने के कारण, जिससे नदी का जो वेग रहता है बिल्कुल कम हो जाता है, उसमें परिवहन क्षमता खत्म हो जाती है कहा जाए तो। अब वो निक्षेपण का कार्य करते हैं, जिसके कारण घाटी की गहराई बिल्कुल बंद हो जाती है, पूर्ण तरह से वो समतल होनी शुरू हो जाती है। यानी नदी की घाटी की क्रियाओं को अगर हम लोग देखें विभिन्न भागों में, तो जब पर्वतीय भाग में रहती यानी प्रथम अवस्था में तली की कटाव करती है, मैदानी भाग आने पे किनारों की चौड़ाई अधिक होने शुरू हो जाती है और अंतिम भाग में जाके निक्षेपण की क्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार नदी की घाटी की रचना जो है उसका प्रमुख कार्य रहता है नदी का। जब वो अपने मार्ग में प्रवाहित होती है तो अपने मार्ग में प्रवाहित एक आदर्श नदी जो है 3 भाग में करती है, पर्वतीय भाग में, मैदानी भाग में और डेल्टाई भाग में, जिनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और क्या आप जानते हैं, इसको आप लोग किताब का मैं पेज भेजूंगी, उसको देख के आप लोग पढ़ लेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी का कुछ रिवीजन और स्पेशल कुछ टर्म्स को यूज़ किया गया है।